हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जो अभी तक आप लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस फिर से वापस, है ना, देखते रहेंगे। तो आज का ज्यादा, है ना, बड़ा क्लास नहीं होगा, एक या दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, शायद ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आप कंसेप्ट सीखेंगे वो आपको आने वाले दूसरे लेसन्स में भी हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशन में आएगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर में भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस को करने के क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, मैं भी पढ़ देता हूँ। A metal ring of mass m and radius r is placed on a smooth horizontal table, ठीक है, and is shaped rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with a speed v, है ना। वो तो जो लिखा वही मैं पढ़ा हूँ। अब समझते हैं कि ये लिखा क्या है ना, इसका कहने का मतलब क्या है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रिंग को रख दिया गया और वो रिंग मेटल रिंग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। इसके ऊपर एक बड़ा सा, है ना, मास m और रेडियस r का एक रिंग रख दिया गया। रिंग आप लोग जानते हो, उसका मास है ना, उसके सर्कमफ्रेंस पे ही रहता है, अंदर में नहीं रहता है। अंदर में जो रहता है मास उसको डिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें रिंग को रख दिया गया और इसको इसी, है ना, पे रोटेट करवा दिया गया, हॉरिजॉन्टली रोटेट करवा दिया गया। तो रिंग किसके अबाउट रोटेट करेगी? उसके जो सेंटर है ना, जो सेंटर पॉइंट हो गया उस रिंग का, उसके अबाउट जो एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट ये रोटेट करती रहेगी, ठीक है, समझ लो, ऐसे रोटेट करवा दिया गया। तो जब रोटेट करवाया गया तो पूछा गया कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग, है ना, इस रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि चलो ये रिंग है, मैं बना देता हूं यहाँ पर सॉल्यूशन। ये ऐसे करके रिंग है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको जब है ना क्या कहते हैं, ओमेगा से रोटेट करवा दिया गया, मान लो, है ना, ओमेगा से रोटेट नहीं करवाया गया, वेलोसिटी v दिया गया है, ठीक है, और टेंजेंशियली दिया गया। टेंजेंशियली देने का मतलब क्या है, ये रेडियस मान लो कि स्मॉल आर, कैपिटल आर है और मास इसका m है, ठीक है। हर पॉइंट को वेलोसिटी v दे दिया गया, ठीक है, सच ए वे दैट ईच पार्ट ऑफ द रिंग मूव्स विद स्पीड v। हर पॉइंट, है ना, v वेलोसिटी से चल घूम रहा है। इसका मतलब बेसिकली इसको ओमेगा से रोटेट करवाया गया और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। खैर, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसमें पूछा कि इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, है ना, टेंशन समझ लो, है ना, इंटरनल जो टेंशन होगा। अब क्वेश्चन है कि ये टेंशन कैसे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। टेंशन एक फोर्स है ना, इसको रोटेट करवाने पे मतलब कि रिंग में खिंचाव आएगा, तो उसको फील करना जरूरी है कि कैसे खिंचाव आएगा, क्यों खिंचाव आएगा। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, सेंटर के अबाउट, तो हर पॉइंट ऑफ मास जो है यहाँ पे रिंग पे, ठीक है, हर मास पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो समझ लो ना कि हर पॉइंट पे ना बाहर की तरफ है ना क्या कहते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये चीज आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो देख सकते हो ये अगर, है ना, एक रिंग को अगर बाहर की तरफ कोई फोर्स खींचेगा तो क्या आएगा, इसके अंदर एक खिंचाव आएगा, है ना। तो आपको देख सकते हो, है ना, इसलिए यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, ठीक है, कि कितना खिंचाव आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है रिंग खींच के बड़ा हो जाएगा, तो वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपको, आपके अगर हाथ को, है ना, क्या कहता है, कोई खींचता है तो ऐसे नहीं ना, हाथ टूट के निकल जाता है। कुछ हद तक आपके बोन्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो वही रेजिस्टिव फोर्स को टेंशन फोर्स कहा जाता है। यही है ना, टेंशन कहाँ पे लगता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आप लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चंस देखते थे, पुली पे जो लटका हुआ होता था तो उसमें टेंशन आता था। ऐसा तो नहीं है कि टेंशन लगने पे स्ट्रिंग टूट जाता है, नहीं। जब जहां तक कि उसका, है ना, इलास्टिक स्ट्रेंथ, सब मैं भारी भारी वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना, जहां तक उसका इलास्टिक स्ट्रेंथ, है ना, कैपेबल है उसको विथहोल्ड करने का, तब तक वो विथहोल्ड करता है। उसके बाद है ना आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तब वो टूट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो टेंशन होगा वही यहाँ पर पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो खींचने का, जो बाहर जो ये खिंचा रहा है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वही जब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां दूसरे रीजन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन अगर आप लोग पढ़ोगे तो बीच में एक मास रखा रहेगा, है ना, मास m, कोई दूसरा बॉडी का मास रखा रहेगा। हम जानते हैं, आप लोग, है ना, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि दो मास आपस में क्या करती है, एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से फिर टेंशन आएगा, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज का एक कोई पार्टिकल लग दिया जाएगा, तो दोनों में फिर रिपल्सन होगा, फिर ये खिंचाएगा, ठीक है। तो सेम, है ना, तरीका रहता है क्वेश्चन बनाने का, बस फोर्स चेंज होते रहेंगे। वो मैं आगे में बता भी दूंगा कहां पर फोर्स चेंज होंगे।
तो आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर टेंशन क्यों आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्योंकि ये पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतना समझाना बहुत जरूरी भी था। तो अब देखो कि इसमें टेंशन निकालने के लिए, है ना, पूरा एज ए होल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा, है ना। ये एलिमेंट का कंसेप्ट आप लोग आई होप कि सेंटर ऑफ मास में आप लोग देख चुके होंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास में कैसे एलिमेंट लिया जाता है ना, लीनियर मास एलिमेंट, सरफेस मास एलिमेंट, वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो मान लो कि एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। ये जो एंगल हम लोग लिए बहुत छोटा सा डी थीटा एंगल लिए। तो जब भी एलिमेंट लिया जाता है बहुत छोटा एलिमेंट लिया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, है ना। यार एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वो डीएक्स का एलिमेंट बहुत छोटा होता है। एक, है ना, भारी सा वर्ड भी लिखा रहता है बुक में, इन्फिनिटी स्मॉल, है ना, स्मॉल होता है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा है। मैं क्या बोला, अब देखो कि डी थीटा का एलिमेंट ले लिए यहाँ पर, ठीक है। इसका रेडियस ऑब्वियसली कैपिटल आर है, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये जो मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ, हाईलाइट किया, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हो, है ना। ऑब्वियसली लेंथ ऑफ आर्क है ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो इसका मास क्या होगा, एक छोटे से एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट, ये बता सकते हो, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं डीएम से डिनोट कर रहा हूं, डीएम का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो कि मास कैसे रिलेट करते हैं, ये सब आप सेंटर ऑफ मास में करना जानते हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ यूनिटी मेथड लगेगा बेसिकली, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं हमेशा कि कोई भी रिंग है उसमें मास हर जगह यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि इधर है ना ज्यादा होगा, इस साइड कम होगा, या ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऐसा तो हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास सारे लेंथ पे, इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएंगे, क्या, जब लेंथ 2 पाई आर है ना, इसका लेंथ 2 पाई आर है, तो मास कितना है, स्मॉल एन, ठीक है। जब 2 पाई आर लेंथ है तो मास स्मॉल एन, जब यूनिट लेंथ होगा तो मास क्या होगा, m बाई 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो जब लेंथ इतना है, क्योंकि इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, आर डी थीटा है, तो जब आर डी थीटा लेंथ होगा तो मास कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। 7 या 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे यूनिटी मेथड, 8 क्लास में से, m बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो यहां से कितना आ गया, आर कर दिया, तो m डी थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, m डी थीटा बाई 2 पाई। अब देखो अभी तो मैं समझाने के लिए इतना किया, ठीक है। एग्जाम में या आगे, है ना, आगे आप लोग को आदत जब हो जाएगी तो इसी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर देते हैं। कैसे, मास स्मॉल m है, ठीक है, तो लेंथ 2 पाई आर है। जब डीएम मास लेंगे, लेंथ है उस टाइम क्या है, आर डी थीटा है, तो बस इसको डिवाइड कर दिए ऐसे करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखना इतना ही आ जाएगा। तो डीएम का मास कितना हो गया, m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। यहां तक हो गया। ये जरूरी है क्योंकि जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखेंगे तो वहां पे क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, तो फिर वहां पे लेना होगा ना मास, और मास किसका लेंगे, जिसपे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इस केस में हम लोग एलिमेंट पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया कि आप लोग को, ठीक है, आ ही गया होगा यहाँ तक। अब देखो हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना कि इस एलिमेंट को फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। तो देखो पता नहीं जगह बचेगा कि नहीं, एक बड़ा सा एलिमेंट बना दिया मैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर बनाता हूँ क्योंकि उसको सॉल्व भी करना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट बना दिया हूँ। ये सेंटर से कितना एंगल किया हुआ है, डी थीटा एंगल किया हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, बेसिकली टेंशन फोर्स इस रिंग के अंदर में खिंचाव में लग रहा होगा। तो एलिमेंट ये वाला बना है, और टेंशन हमेशा आउटवर्ड्स टाइप का लगता है, बाहर की तरफ है ना खींचता है। टेंशन का मतलब ये होता है, तो टेंशन बाबू यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ इसको खींचेगा। समझ में आ रहा है ये टेंशन। अब देखो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि किधर होगा, जस्ट बाहर की तरफ होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा,
डीएम एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है, डीएम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ ओमेगा क्या है, वी बाई आर है, ठीक है, वी बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, डीएम वी स्क्वायर बाई आर ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी तो होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, एम यहाँ पे डीएम होगा, वी स्क्वायर है, और आर तो कैपिटल आर ही, ठीक है। कैपिटल आर क्या होगा, इसका रेडियस है, ऐसे करके। अब देखो यहाँ करना तो फोर्स बैलेंस ही है, बहुत सिंपल बात है फोर्स बैलेंस करना। हम लोग को क्या करना होगा, इसका कंपोनेंट लेना होगा, देखना होगा कि कौन इसको बैलेंस करेगा, तो ऑब्वियसली ये टेंशन का ही कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो हम लोग को ना एक्स और वाई डायरेक्शन में देख लेना होगा। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, ये देखो टोटल डी थीटा है ना, और ये बीचों बीच हम लोग लाइन लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये डी थीटा बाई 2 है बाबू, तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, एक बार फिर से देखना, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्स है, तो ये डी थीटा बाई 2, तो ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2 होगा। क्या कहते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना, डी थीटा बाई 2, ठीक है। फिर यहां पे देखो एक एक्सिस है, ये डी थीटा बाई 2, और ये देखो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। हमेशा टेंजेंट और ये जो सर्कल का जो नॉर्मल होता है, जो कि सेंटर से पास करता है, आपस में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये अगर डी थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा। और फिर उसी तरह से देख सकते हो, ये y है, ये x है, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये एंगल है यार, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। मैं झूठ मूठ का बड़ा कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा साइड करना होगा, ये टेंशन है। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलरली ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, डी थीटा बाई 2 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो टेंशन का क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है। एक टेंशन का एक कंपोनेंट जो इधर होगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, ठीक है। पर छोटा लिख रहा हूं, इसलिए शब्दों पे ध्यान देना, वहीं पे फॉलो करना। टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका भी इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ही लिखता हूं, टी कॉस डी थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, जो कि क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई 2, और इसमें भी क्या होगा, नीचे की तरफ टी साइन डी थीटा बाई 2। ये दो फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, अभी तक एलिमेंट लिए है ना, और एंगल का खेल किए, ठीक है। अगर आप लोग को एंगल नहीं आता है तो पहले कॉपी में बनाओ, फिर खुद से देखो, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 90 डिग्री, ये सब करना आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना। तो ये दो फोर्स को इससे इक्वेट करना होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो करते हैं हम लोग। इधर नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2, यानी 2 टी साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा डी एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक हम लोग चीज करने वाले, क्या समझना, ये डी थीटा बहुत छोटा एंगल है ना। जब भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब छोटा एंगल होता है, फॉर स्मॉल एंगल, शायद आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। जब एंगल बहुत छोटा होता है, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिया जाता है। ये आप लोग को बेसिक मैथ्स में स्टार्टिंग में बताया गया होगा, ठीक है। मैं भी बताया अपने लेक्चर्स में, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कोई दिक्कत। तो यहाँ साइन डी थीटा बाई 2 है, यानी साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, डी थीटा बाई 2 है। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, सिर्फ डी थीटा बाई 2 लिख देंगे यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, और इसे और बता देता हूँ, टेन थीटा रहता है तो भी किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। लेकिन जब कॉस थीटा होता है और थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, थीटा स्मॉल एंगल, ठीक है, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। अगर आप लोग चार्ट देखो तो उसमें भी देख सकते हो, कॉस 0 डिग्री है ना, थीटा बहुत छोटा है, 0 के आसपास है, तो वो 1 के आसपास होता है, ठीक है। उसी तरह साइन 1 डिग्री 1 होता है, 1
वन होता है? नहीं, साइन 90 डिग्री वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना है, थीटा रेडियन में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, मैं बहुत बार कंफ्यूज भी करता हूँ बच्चों को क्लास में करवाते हो। तो साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 नहीं है ना, बोलोगे सर 1 डिग्री भी बहुत छोटा है। नहीं बाबू, यहाँ पर एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो 1 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। अब देखो पाई बाई 180 बहुत छोटा है, पाई का वैल्यू 3.14, उसको 180 से डिवाइड करो तो बहुत छोटा है। ठीक है, वही बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि साइन 2 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री बहुत छोटा है। अरे भाई साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा ही नहीं हो सकता है, तो 2 डिग्री का वैल्यू 2 कैसे हो सकता है? समझ रहे हो इस चीज को? इसलिए 2 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, 2 इंटू पाई बाय 180, है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं। तो वहां तक समझ में आ गया। अब देखो डीएम का वैल्यू लिख देना चाहिए यहां से, m बाई 2 पाई डी थीटा इंटू वी स्क्वायर बाय ऊपर से आ जाएगा नीचे। अब देखो यहां पर 2 कट गया बाबू। ठीक है, 2 कट गया, ब्लैक से काटते हैं इसको। 2 कट गया, और क्या क्या कट गया? डी थीटा, और डी थीटा इधर इधर कट गया। तो देखो टेंशन का वैल्यू बहुत सिंपल आ रहा है, क्या? mv स्क्वायर बाई 2 पाई कैपिटल आर, बस आंसर mv स्क्वायर बाई 2 पाई आर। वन देख लीजिए कैलकुलेशन। समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही दूसरा चैप्टर रहता है, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, कोई चार्ज यहाँ रख दिया जाता है तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगता है, तो वो फोर्स इधर लगता है। ठीक है, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स आता है। ठीक है, वो सब हम लोग 12th क्लास में देखेंगे वो सब। तो वो फोर्स इधर आ जाएगा, उससे इक्वेट करना होगा। लेकिन ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये हर क्वेश्चन में ना ऐसा ही रहेगा। जब भी ये रिंग वाला क्वेश्चन आएगा ये ऐसा ही रहेगा, है ना, और टेंशन कैलकुलेट करना होगा। तो नीचे वाले पोर्शन को अपने माइंड में पिक्चराइज कर लीजिए अच्छे से। बाकी वो फोर्स बस चेंज होता रहेगा, और एलिमेंट भी एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा जो किसी टाइप का होगा। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है आपको चार्ज से रिलेट करना होगा, यहाँ पे जैसे मास से रिलेट किया गया। ठीक है, तो काम यही करना है मोर और लेस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार नहीं समझे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईटी में पूछा जा चुका है, तो एक बार फिर से ना वीडियो को बैक में ले जाइए और फिर से एक एक चीज देखिए कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड किए। ठीक है, मोर और लेस ये तरीका यहाँ तक आप लोग को याद ही करना होगा, याद नहीं मतलब समझ लेना होगा। ठीक है, इसे स्टार्टिंग में मुझको भी बहुत लगता था तो रटने वाला क्वेश्चन हो गया है ना, लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 चैप्टर में और सेम क्वेश्चन आने लगे, फिर लगा कि अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना। एससी वर्मा में भी रहता था ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने का आदत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक है, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये पूछा गया कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का। ठीक है, ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दिया हुआ है ना, और जो जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैं लिख दिया हूँ। मास ऑफ ब्लॉक m है, रेडियस ऑफ ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है वो कैपिटल आर है, और ये एंगल जो इस इंस्टेंट पे वो थीटा है। ठीक है, उस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो शुरू करते हैं। वैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेसिकली ये क्वेश्चन है बेस्ड। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको पहले बना के देखो। सिंपल करना है, 2 डायरेक्शन में जो आप लोग फोर्स लिखते हो है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही काम यहाँ पर करना है। एक बार करके देखो। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग अब तक कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, इसी पे बनाते हैं। देखो क्या क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये इस पे है ना कांटेक्ट में, और ये हेमिस्फेरिकल बॉल है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब सर्कुलरली टाइप का क्रॉस सेक्शन टाइप का। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है ये सर्कल। तो ये कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। और क्या फोर्स है इसमें, ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन, बहुत अच्छी बात हो गई। और फोर्स क्या होता है, mg डाउनवर्ड की तरफ ही लगता है हमेशा। तो ये 3 तो बेसिक फोर्स है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसका कंपोनेंट देख लेंगे। एक कंपोनेंट इधर करते हैं
और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे समझ लेना, इसका इधर कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा हो गया। तो बेसिकली ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। इस चीज को ध्यान में रखना है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ज्यादा ना करके हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल डायरेक्शन में ही फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा इजियर पड़ता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे है ना अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि है ना क्यों ऐसा करते हैं। तो बस सारा फोर्स तो बैलेंस है और कोई फोर्स है नहीं यहाँ पर, और एक्सीलरेशन किधर है, इसी तरफ है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो इस डायरेक्शन में है ना एक फोर्स बच गया है, रेडियल वाला एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन किधर होता है बाबू, सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे सर mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगाइए ना, वो भी आप लोग कर सकते हो। mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ करोगे रिजल्ट वही आएगा, है ना, नॉन इनर्शियल वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेंड से भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले रेडियल डायरेक्शन में देखा जाए, रेडियल डायरेक्शन में देखा जाए तो इस तरफ एक्सीलरेशन है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो नेट फोर्स भी किधर लेंगे, इस तरफ ही लेंगे। तो नेट फोर्स देखो ऊपर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ क्या है, n माइनस mg cos थीटा है, n माइनस mg cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है बाबू, v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ v दिया हुआ है तो v के टर्म में हमको लिखना होगा, तो mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कंसेप्ट से बना रहे होंगे तो mv स्क्वायर बाय आर बाहर लगा रहे होंगे, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर आ जाता है। यहाँ पे भी देखो वही आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, कोई दिक्कत, लिख ही देता हूं मैं, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर, कोई दिक्कत। ये तो हो गया रेडियल डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन वाले का एक्सीलरेशन ही हम लोग को निकालना यहाँ पे पूछा गया है। तो करते हैं। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, mg sin थीटा है, ये तो ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन को हम लोग माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। और यही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग को निकालना है। अब देखो चूंकि यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, ठीक है। mg sin थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब देखो n तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल माने तो उसको एलिमिनेट भी हम लोग को करना है, तो वहां से उसका वैल्यू उठा करके रख लेंगे यहाँ पर। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, बस आंसर आ गया, मास को काट दो दोनों तरफ, दोनों तरफ से m कट गया, m कट गया, m कट गया, m कट गया, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इधर g sin थीटा बचेगा माइनस म्यू g cos थीटा माइनस म्यू v स्क्वायर बाय कैपिटल, बस आंसर। कुछ भी नया क्लियर किया है यहाँ पर, कुछ नहीं किया, सही है ना सारा कैलकुलेशन, हाँ सही है। एक बार आप इसको देख लो, ठीक है, सिंपल है यहाँ पर। तो देख सकते हो कि ना ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, हम स्फेरिकल बॉल का है ना, उसमें कितना ओमेगा से घुमाया जाए कि फ्रिक्शन नहीं लगे, फ्रिक्शन लगे, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले जो कि एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नीट लेवल के लिए अभी यहीं तक है, ठीक है। शायद अगला लेक्चर है ना एडवांस लेवल वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नीट वाले का बस उसका जो कंसेप्चुअल चीज है ना, जो कि बाद में थोड़ा सा याद करने का होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी है ना मिस मत कीजिएगा, एक बार बस देख लेना, है ना, ज्यादा नोट नहीं करना उसको। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोग इसको फिर से बनाइए, ठीक है। अगर गलत हो गया था तो फिर से बना के देखिए कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, वहां पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे एडवांस लेवल के। तो फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आप लोग नोट कीजिए, थैंक यू।